और उसके बाद से यूएसएसआर का भी जिस प्रकार से किस प्रकार से 70 साल का इतिहास था, और एलपीजी आने के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस प्रकार से वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में जो यूएसएसआर और एक एक तरफ सोशलिज्म और दूसरे तरफ कैपिटलिज्म का जो एक डिबेट था, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसको समाप्त किया। और ये कहना कि कैपिटलिज्म को हम के हाथ में सत्ता आना, क्योंकि आज की डेट में ये जो मानव का जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। क्योंकि आज आज कोई भी व्यक्ति उस सिद्धांत में नहीं जाना चाहता है। अगर आप जिस प्रकार से, तो हर व्यक्ति कैपिटलिस्ट की तरफ उसके सोचने की, समझने की, कार्य करने की शक्ति है, और एक कहीं ना कहीं एक मेरिट को भी प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, कि अगर आपके पास क्षमता है, ब्रेन है, अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जहां पे ब्रेन होगा वहां पे ऑब्वियस है कि उसमें रिसोर्सेज जिसके पास होगा उसको गेन करेगा, और अमेरिका की यही नीति रही है। तो ये कहना कि पूंजीपति के हाथ में अगर सिर्फ सत्ता चली जाए तो उससे देश का विकास नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर इसकी तुलना हम भारत के साथ करते हैं, तो भारत देश बिल्कुल डिफरेंट देश है। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंसेस है, हर हर आपको 100 किलोमीटर पे आपको डिफरेंस आइडेंटिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि पिछले जब से हमने स्वतंत्रता हमें मिली है 75 साल के इतिहास में, भारत ने डे बाय डे अपने को हर इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है, वो चाहे वेलफेयर के माध्यम से हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हो। और ये भी आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर में जा नहीं सकते, आपको प्राइवेटाइजेशन को लाना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, ताकि हम दोनों को सामंजस्य बैठा सकें। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पे अब जिस तरीके से भारत में जो ग्रोथ हो रहा है, अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास देख लीजिए और यूपीए गवर्नमेंट का इतिहास देख लीजिए, तो आपको फर्क दिखेगा हर सेक्टर में। भारत का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रहा है। और अब हम अपने बजट में देखते हैं कि बजट में आप जिस प्रकार से हर चीज पे, अभी डिफेंस में हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, तो आज भारत उस पे मेक इन इंडिया काम भी कर रहा है, 25% प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कैपिटलिज्म के हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो ये देश हित में नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये जायज जी। नहीं है। हाँ, इस पे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और ऑब्वियस है कि अमेरिका का कल्चर और भारत का कल्चर में दोनों में बहुत ही विभिन्नताएं हैं, वो हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस प्रकार से भी वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है ये होना ही चाहिए, और दूसरी तरफ चूंकि वर्ल्ड का डिमांड है, ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर है, अगर आपको अपने इस ग्लोबलाइजेशन में अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वही अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली स्थिति सबकी हो जाएगी। तो समय के साथ अगर आपको चलना है तो इन सब चीजों को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे चीज तो वही डिक्टेट करते हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि देश सॉवरन है कि नहीं है। अगर आप एक तरीके से देखें तो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, यूएनओ हो, आईएमएफ हो, ये सारी चीजें तो कंट्रोल वहां से हम हो रहे हैं, वहां से पॉलिसी बनाई जा रही है। जी। लेकिन फिर भी चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र देश में हर 5 साल पे हम एक इलेक्शन प्रोसेस के तहत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा चेक एंड बैलेंस होता है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही सबसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। और ये कहना कि कैपिटलिज्म के आने से नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि इस पे ठीक नहीं है ये बात। जी, विपिन मेरे साथ मौजूद है। विपिन, एक संकेत और दिया, और वो करीब करीब सभी देशों को लेकर दिया है, उसमें भारत भी है। टैरिफ टैक्स, टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा, टैक्स भी बढ़ाया जाएगा, और इस बात को लेकर क्योंकि भारत में लगातार इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टैक्स है और वो संकेत भारत को लेकर भी दिए जा चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टैरिफ और टैक्स बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी पर अमेरिका की, और अगर भारत या दूसरे तमाम देशों को नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा? देखिए, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की नीति है, और अमेरिका की अगर कूटनीति की बात करें तो यहाँ पर वो हमेशा तवज्जो अपने देश को देते हैं कि कैसे वो आगे प्रगति की राह पकड़े, और उनके हित में क्या बातें हुई। तभी कारण था कि जो टैरिफ्स उन्होंने इम्पोज करे स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे, हिंदुस्तान पे। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान में भी दूसरा कड़ा रुख अपना रखा था कि 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हमने टैरिफ्स इंपोज करे। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने अमेरिका को दिखा दिया कि ये नया हिंदुस्तान है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं नए हिंदुस्तान की, नए भारत की, न्यू इंडिया की, वो हमने उस पर अमल करा। क्योंकि एक दौर वो भी था, यहाँ पर ये बड़ा वरिष्ठ पैनल बैठा है आज, वो निश्चित बात है इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि वो दौर हुआ करता था कि जब
अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के दौरे पे आते थे, फिर यहाँ पर बड़े गर्मजोशी से मिलते थे और बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से वार्ता करते थे, उसके बाद पाकिस्तान चले जाते थे, तो वहां पर फिर अलग स्टैंड हो जाता था। वो कूटनीति थी अमेरिका की। लेकिन अब क्योंकि ये 21वीं सदी है, तो यहाँ पर इन्होंने भी हिंदुस्तान का लोहा माना है और नेतृत्व पे, शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और देखिए, क्योंकि हम इतने वर्षों से बात करते आए हैं ब्रेन ड्रेन की, कि कैसे उसको रोका जाए, तो अब हम नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, तो हम लोग तो आशावादी हैं, यहाँ पर उम्मीद लगाएंगे कि ब्रेन ड्रेन भी रुके, यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो हिंदुस्तान में कि जो यहाँ का टैलेंट है उनको यहाँ पर वो चीजें मुहैया हो। ये एक मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बात करें 2000 की, 1999 2000 वो दौर कि जब यहाँ से टीचर्स का पहला बैच गया था, क्लीवलैंड गया था जहां तक मेरी जानकारी जाती है जी। और पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स उन्होंने धूम मचाई, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स ने। और ये भी बात अपनी जगह है कि जो यहाँ से डॉक्टर्स गए हैं कि वो कैसे वहां की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है। तो ये अगर यहाँ पर सोच उस दिशा में जाए कि यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसकी अपनी अहमियत है, उस पर अमल हो रहा है, लेकिन अभी सफर काफी लंबा है और यहाँ पर ब्रेन ड्रेन एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसकी तरफ सोच जानी चाहिए। दूसरी बात है कि दो बड़े जो इवेंट्स का आयोजन हुआ था, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, तो उसने भी एक वैश्विक स्तर पे बड़ा अच्छा संदेश दिया कि दो विश्व के बड़े शक्तिशाली नेता मिल रहे हैं, एक जो सबसे पुरानी लोकतंत्र है और एक जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दो मुल्कों के नेता जब मिल रहे हैं, गर्मजोशी से मिल रहे हैं, उसके भी हमारे दुश्मन देशों को बड़ा अच्छा संदेश गया, उनकी भी नींदें खराब हुई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चुनौतियां अलग किस्म की हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप 1.0 और 2.0 में बड़ा फर्क है। तब परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर उनको रिपब्लिकन्स को मेजॉरिटी मिली है, यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, दोनों जगह। तो यहाँ पर एक फ्री हैंड होगा उनको और यहाँ पर वो कई निर्णय ले पाएंगे, जिसका आज संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अपने भाषण में। बिल्कुल एक ही मीन्स बिजनेस, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान के संदर्भ में वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसा अनुमान लगाया जाए कि अप्रैल में वो हिंदुस्तान के दौरे पे आ सकते हैं। वो अलग बात है कि वो चीन के दौरे पे भी उन्होंने संकेत दिए हैं कि चीन भी जाएंगे वो, और ये चीन उनका एडवर्सरी है और उनसे उसको एक कंपटीशन मिलता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान को अपने नाते अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और गंभीरता से लेना पड़ेगा और अच्छे तरीके से, जो कि मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं हर मंच पर कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है कि जब चीन ने शिकस्त दी थी, तो ये नया हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और वो हमने करके दिखाया। हमने अपने दुश्मन चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था, जब पहले फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक्स करे थे उनके एप्स पर, उसके बाद उनकी चीनी फौज को पीछे खदेड़ा था। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भी एक टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। डिप्लोमेसी में जो हमारी कूटनीति है कि दोनों तरह से संवाद की प्रक्रिया चलती रहे, नाते मधुर रखें, और लेकिन साथ साथ हमें अपना जो स्टैंड लेना है उसमें फर्म होना पड़ेगा, टफ होना पड़ेगा। ये बड़ा संकेत है। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद है। बंसल साहब, अगर हम बात करें तालिबान की, क्योंकि टीटीपी को दूध पिलाया पाकिस्तान ने और अब वो उसी को डस रहा है, और जब उससे पूछा जाता है, कई सारे डिस्कशन में आप भी मेरे साथ मौजूद थे, जब उससे पूछा गया तो वो ये कहता है कि साहब पाकिस्तान तो खाम खाम बदनाम हो गया, ये तालिबान को पाला किसने? अमेरिका ने पाला। और उसके बाद जब वो यहाँ से गया तो अपने हथियारों का झकीरा तालिबान के हाथ में सौंप गया। वही सारे तमाम टीटीपी के लड़ाकों के पास भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान पर जवाबदेही तय की जानी है, अभी वो नहीं गई है। समझौता खुद ट्रंप सरकार ने किया, और जब उनके सैनिक वहां से चले गए तो शायद उम्मीद अमेरिका को भी नहीं रही होगी कि इतना विध्वंस वहां पर हो जाएगा। तमाम कत्लेआम वहां पर हुआ, और उसके बाद जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसमें क्या हुआ, उसमें तालिबान आ गए। अब इन सब के बीच क्या अफगानिस्तान में भी नए सिरे से जवाबदेही तय कर सकते हैं? क्योंकि अपने ऑफिस में तो जवाबदेही तय कर रहे हैं ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं वहां पर अफगानिस्तान में अव्यवस्थाओं को, उनको मैं चुन चुन कर सबको निकालूंगा। लेकिन क्या जवाबदेही अफगानिस्तान में भी तय होगी?
जवाबदेही तालिबान की भी तय होगी, जवाबदेही टीटीपी की भी तय होगी, क्योंकि अपने देश में अगर वो विदेशी उग्रवाद के खिलाफ की बात करते हैं, उसके खात्मे की बात कर रहे हैं, तो चूंकि अमेरिका को तो अपने आप को ठेकेदार मानता है पूरे विश्व का, तो क्या उसकी नजरें, उसके संकेत यहां भी निकल कर आएंगे? देखिए, इसमें जवाबदेही की कोई बात ही नहीं है। ये सब कुछ जो समझौता हुआ था तालिबान के साथ में, कतर के में दोहा के अंदर में जो हुआ था, तो वो तो ट्रम्प के टाइम में हुआ था। सिर्फ ये था कि 2021 में जब बाइडन आए उस समय विड्रॉ करना पड़ा, जबकि उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में विड्रॉ कर लिया, उसको उनको अपने हथियार छोड़ के जाना पड़ा। और जो आप कह रहे हैं जवाबदेही, तो फिर तो ये अगर ऐसे चक्रों में फंस गए इन चीजों को जवाबदेही में या इन्वेस्टिगेशन में पड़ गए, तो फिर ये आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो कोई अच्छा कदम नहीं है, और ना ही ट्रम्प इस चीज को उठाएंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जो है अमेरिका ने पाला पोसा है। ये तो अमेरिका का तो साथ तो पाकिस्तान ने भी दिया ना। पाकिस्तान को डॉलर मिले थे अमेरिका से, और वो जो है अमेरिका की मदद कर रहे थे, और वो डबल गेम खेल रहे थे। डबल गेम में ये था कि वो अमेरिका की इससे पैसे ही लेते थे, लेकिन उन्होंने पाला है तालिबान को। और जिस बात को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया, तो ये बात तो पहले ही उनके पास में हो चुकी है। अब जो जो सांप उन्होंने पाले थे वो अभी उनको ही डस रहे हैं, पाकिस्तान को डस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो कुछ उनको दिया था। और ये एक इत्तेफाक देखिए, या जो उनका एक शॉर्ट साइटेडनेस देखिए, कि जब अमेरिका वहां से अपने 80 बिलियन के जो हथियार थे उनको निकालना चाहता था, तो पाकिस्तान की मदद ली। क्योंकि हम जो तालिबान है वो एक, या अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इन्होंने कहा था कि भाई हम जो है पाकिस्तान के जरिए उन हथियारों को निकाल लेंगे। उस समय जो है पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया, और पाकिस्तान ये सोचे बैठा था कि जैसे ही जितने हथियार जो है वो अमेरिका छोड़ के जाएगा, ये तो तालिबान हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा, हमने इसको एस्टेब्लिश किया है, इनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अब वो जो हथियार हैं उनको तालिबान इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जो तालिबान के अभी लड़ाकू हैं वो रशिया में गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। तो बात ये हुई है कि जो तालिबान के हथियार हैं वो रशिया में रख लिए गए हैं, रशिया उनको अपने हथियार दिखा जो सिखा करके उनसे लड़ाई लड़ रहा। तो अब ये हथियार छोड़े जरूर गए हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ, और वो बड़े डेंजरस हैं। और तालिबान के हाथ में इस तरह के हथियार जाने तो वो तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने जितने भी जो भी जिसके साथ जहां भी जैसा किया, उसका उल्टा ये हुआ। और अभी ये जो नई चाल जो चल रहे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेशी भी उनके चक्कर में आ गए हैं पाकिस्तान के। पहले तो वही लोग उनको जो है बांग्लादेश में जितना भी जो नरसंहार किया था, 30 मिलियन लोगों को मारा और 3 लाख औरतों का जो है उन्होंने बलात्कार किया, अब वही फौज आके इनको ट्रेनिंग दे रही है। तो जो पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं पाता, उधर से बलूच जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इधर से जो है गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, और जितना ड्यूरन लाइन को तो मानते ही नहीं है, जितने भी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा है, तो वो सब मिला करके इस तरह की नीति से ये पाकिस्तान का कोई ठीकरा फोड़ना